का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। आज हम सीजी सेट 2024 के हिस्ट्री वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास मैं सॉल्व करूंगा। 10 क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं और 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है, तो उन 4-5 क्वेश्चनों को आप छोड़ दीजिएगा। लगभग 80 से 85 क्वेश्चन ऑथेंटिक बताऊंगा। हो सकता है कि उसमें एक आध दो प्रश्न थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसको ध्यान मत दीजिएगा। 80 से 85 क्वेश्चन के बीच में आपका क्या मार्क्स आ रहा है, क्या कटअप होना चाहिए, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए। समय बचाने के लिए मैंने जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में मैंने पहले से मार्क्स कर दिए हैं। जहां बहुत आवश्यकता पड़ेगी वहीं डिटेल करूंगा। किस विद्वान ने पहली बार हड़प्पा के टीलों की पहचान की थी? कनिंघम के द्वारा पहली बार हड़प्पा के टीलों की पहचान की गई थी। ध्यान रखिएगा, पंचविश ब्राह्मण नामक पंचविश ब्राह्मण जो है वो याद रखिएगा सामवेद के अंतर्गत आता है। बुर्ज होम एक कश्मीरी शब्द है जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष जगह, यानी पहला सही है। नौ पाषाणिक गर्त निवास विध्यांचल प्राप्त में सेकेंड भी सही है। तो जब पहला और दूसरा दोनों सही है तो इसका मतलब है कि कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस वाले में यहां पर निशान नहीं लगा है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें ए नंबर लगाएंगे, पहला और दूसरा, यानी तीसरे नंबर का उत्तर है पहला और दूसरा, ए ऑप्शन होगा। चलिए अगले सवाल पहुंचते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, सुतकांगेंडोर दास्क नदी के तट पर है, मांडा चिनाब नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है। इसमें चौथा ऑप्शन सही नहीं है, बेतवा नदी वाला। इसीलिए पहला दूसरा तीसरा सही है, तो इसका बी ऑप्शन हो रहा है पहला दूसरा और तीसरा, यानी चौथे प्रश्न का रावी दास्क और चिनाब सही है। चौथा ऑप्शन मतलब बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। इस क्वेश्चन पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ रहे हैं। बोगज को अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वीं सदी ईसा पूर्व में हमको इसके प्रमाण मिले हैं। मल्हार छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ आप जानते हैं। मल्हार पुरास्थल छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन संस्कृति किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल तो होगा नहीं, आप जान ही रहे हैं इस चीज को। मौर्य काल में भी होगा नहीं। कुषाण, देखिए आप समझ लीजिए, मल्हार की स्थापना, ठीक है, मल्हार की स्थापना प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर के नाम से किया था। अब मौर्य काल तो होगा नहीं, कुषाण काल पहली शताब्दी वो भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है एक बच रहा है गुप्त काल। उससे ज्यादा गुप्त काल का जो सेशन है उसी दरमियान, ठीक है, प्रसन्न मात्र ने मल्हार की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हमारा गुप्त काल हो जाएगा। अगले स्टेप पे जाते हैं। किस विद्वान ने पहली बार व्यवहारिक पुरातत्व शब्द का प्रचलन किया? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ रहा हूं। बाकी यहां पर ध्यान रखिएगा, व्यवहारिक पुरातत्व के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसे आप कंफ्यूजन की श्रेणी में रखिए, इसे हटा देते हैं, आगे पहुंचिए। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। मैक्स मुलर ने सिद्धांत जो दिया था आर्य मध्य से आए थे, सर्वमान तथ्य है। उसी दरमियान आपने पढ़ा भी होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, यह भी सामान्य सा सवाल है। 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले हुआ है। किस अभिलेख से हर्षवर्धन के पराजय का वर्णन? यह भी सामान्य क्वेश्चन है। एहोल अभिलेख, दक्षिण भारत में एहोल अभिलेख जारी किया गया था रवि कीर्ति के द्वारा। इस बात को भी आप जानते हैं। ये बहुत साधारण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो एहोल अभिलेख हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में किस सालंकायन वंशी शासक को पराजित किया? वेंगी वंश के शासक थे हस्तिवर्मन, तो हस्तिवर्मन को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। इसके बाद अभी आपको मैंने बताया था कि चालुक्य अभिलेख में सकल उत्तर पीठेश्वर विव्रत के साथ हर्षवर्धन को अंकित किया गया है, मतलब सकल उत्तर का शासक लिखा गया है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में जब पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध होता है, तो उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है और उत्तर और दक्षिण की सीमा जो है नर्मदा नदी को मान लिया जाता है। तो उसी समय जब लिखा गया प्रशस्ति, तो उस प्रशस्ति में हर्षवर्धन को ही सकल उत्तर पीठेश्वर की संज्ञा दी गई थी। चलिए अगला, इसमें एक पॉइंट पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए BCAD, पहले वाले ऑप्शन को पकड़ लीजिए।
चंद्रगुप्त प्रथम जब शासन करता है तो राजा रानी प्रकार के सिक्के, लिच्छवी कुल की राजकुमारी से उनका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है और उनको प्रमोट करने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, एक सिक्के जारी किए जिसमें राजा और रानी के फोटो थे। तो राजा रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी किए गए थे। तो एक ऑप्शन पकड़ेंगे तो आंसर आपका पता चल जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। राजा रानी प्रकार पहला का सी, तो पहला का सी बी ऑप्शन में, सीधा हमारा बी आंसर इसमें क्लियर हो जाएगा। विष्णु कुंडिन शासक जनाश्रय की उपाधि माधव वर्मन द्वितीय के द्वारा ली गई थी, इसे समझिएगा। इसके बाद वाकाटक वंशी शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, प्रवरसेन प्रथम है। ये छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपने कभी भी कहीं पर भी इस चीज को नहीं पढ़ा है, लेकिन भारत के इतिहास को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रवरसेन प्रथम के द्वारा ही क्या किया गया था, 4 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण आपको मिलेगा। कलिंग युद्ध सामान्य है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधार जो कला शैली थी पाकिस्तान में जो स्थित है, उसी गांधार कला शैली में महात्मा बुद्ध के अवतार को, महात्मा बुद्ध के मूर्ति को उन्होंने अपोलो की तरह उभारा है, हीरो की तरह बताया है। उसमें भावभंगिमाएं जो हैं वो उकेरी गई हैं, बुद्ध की तरह ना होकर के एक सामान्य व्यक्ति या हीरो के जैसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह है गांधार कला शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे वैशाली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राचीन समय में बसाड़, मतलब वैशाली जब राजधानी थी तो उस वैशाली के प्रतीक अवशेषों की पहचान बसाड़ से की गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज को ना। छत्तीसगढ़ के किस पुरस्थल से चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है, मल्हार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी छत्तीसगढ़ का एक क्वेश्चन था, ये भी आपको कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आपको सामान्य रहेंगे, और इतना तो सेट के एग्जाम के लिए आपको जानना जरूरी है। अगला सवाल है, किस अभिलेख के लेखक द्वारा दावा किया गया है कि उसने इस अभिलेख को लेकर कालिदास और भारवी के सामंजस्य प्राप्त किया। तीसरा लगातार क्वेश्चन है जो ऐहोल अभिलेख से आया है। तो ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति के द्वारा अपने आप को उन्होंने कालिदास और भारवी के समान बताया है उस अभिलेख में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रलिप्ति का संबंध बंगाल से है। ताम्रलिप्ति बंगाल में स्थित एक बंदरगाह है। चलिए, कदम वंश के मयूर शर्मन ने स्थापना की थी इस वंश की दक्षिण भारत में। तो कदम वंश के शासक मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। गंगे केन की उपाधि धारण चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगे कोंड की उपाधि धारण की गई थी। तो राजेंद्र प्रथम होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बुक में नहीं मिलेगा। अगर सतही बुक पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलेंगे, आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा नेट और सेट की तैयारी करने के लिए। तो चंदेल वंश के शासकों ने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा महाबलीपुरम का शोर मंदिर बनवाया गया है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये तो सामान्य सा सवाल है, बख्तियार खिलजी के द्वारा विक्रमशिला और नालंदा दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किया था 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने। तो बख्तियार खिलजी लिखिएगा। चाचनामा सिंध है। अरबों का जब हमला होता है भारत पर तो सिंध के क्षेत्र में, ठीक है, दाहिर का शासन था जो हिंदू शासक था, और उसी दरमियान जो है चाचनामा की रचना की गई है। तो एक सामान्य सा सवाल है भी, सिंध चाचनामा से जुड़ा हुआ है। श्रृंगार प्रकाश राजा भोज के द्वारा लिखी गई बहुत प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। नालंदा मुद्रा लेख में स्थित वर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया है। अश्वमेध यज्ञ से 3 क्वेश्चन यहाँ आए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। स्थित वर्मन के द्वारा, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का जानकारी आपको मिलेगा। दासबोध के रचनाकार रामदास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्रश्न है। एक प्रश्न कन्नौज का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, और एक चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध 39 में हुआ था और कन्नौज का युद्ध जो है, ठीक है, 40 में हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने सन तो सभी में 40 दिया है, डेट पूछ दिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी बहुत होशियार रहता है, इसलिए
हुमायूं को फंसाने के उद्देश्य से जब वो चौसा का युद्ध लड़ता है तो जून महीने में युद्ध करता है, ताकि पानी जब भर जाए उसके खेमे में, और वो होता भी है कि जब उसके खेमे में पानी भर जाता है तो पीछे जाके हमला करता है, बहुत मुश्किल से जान बचा के भागता है। तो जून महीने की तिथि आपको याद रखनी पड़ेगी, जून महीने में खूब बारिश होती थी। अब इसके हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि जब 1940 में जब युद्ध होता है तो वो भी उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आता है। फरवरी हो नहीं सकता, मार्च हो नहीं सकता, तो बचा मई और जुलाई। तो अगर उस कहानी को आप ढंग से पढ़ें तो इन दोनों में किसी एक को लगाते हैं, इसका सही आंसर मई 1540 होगा। ठीक है। मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री महमूद गवा के काल में एक विदेशी यात्री बीदर पहुंचा था, अलियानिसियस निकितन। अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो और निकोलो कोंटी होंगे ही नहीं। ठीक है। द्रव परीक्षा के रचनाकार ठक्कर पेरू हैं। मालवा पर गद्दी पर बैठने के बाद जब अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है अकबर, तो सबसे पहले मालवा पर हमला करता है 1561 में। बाज बहादुर और रूपमती की कहानी आपने पढ़ी होगी, है ना। तो मालवा पर विजय प्राप्त की 1561 में। ध्यान रखिएगा, अपने राज्यत्व सिद्धांतों में बहुत सारे लोग इसको तुर्की लगाएंगे। अपने राज्यत्व सिद्धांतों में इल्तुतमिश ने फारसी परंपराओं का उल्लेख किया, अपने दरबार को हिसाब से वो सजा कर रखता था, त्योहार मनाता था। 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक ने आयात निर्यात के दौरान किए जाने वाले तटकर में कमी की। 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तटकर में कमी की और बहुत सारे काम भी किए थे। ठीक है। सतीश चंद्र के द्वारा विजयनगर साम्राज्य को सामंती बताया गया है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, मुशारिफ मध्यकाल में रोजमर्रा के खर्च का व्यवहारिक ढंग से पूरी ईमानदारी से लेखा जोखा करने वाला अधिकारी मुशारिफ कहलाता था। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 से 120 टन का अच्छे नस्ल के घोड़े की कीमत अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के दौरान लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यह ध्यान रखिएगा, आंतरिक व्यापार के संदर्भ में इसमें आप सिर्फ तीसरे पॉइंट पे देखिए, समुद्र की तरह आंतरिक स्थल मार्गों में पुर्तगालियों ने सतत कार्य किया। पुर्तगाली जब आए 1498 में, वास्को डी गामा जब यहाँ कदम रखता है, और आखिरी में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं भारत में, यूरोपियों में, और सबसे आखिरी में गए दमन दीव और गोवा उनके कब्जे में था, जो 1961 में हमने वापस लिया उनसे। तो जब भी वो रहे तो पुर्तगालियों का शुरू से लेकर अंत तक जो उद्देश्य था, व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने भारत राजनीति में दखल अंदाजी करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन पूरा उन्होंने जब युद्ध लड़ा तो नौसेना के दम पर लड़ा, यानी तटवर्ती क्षेत्रों में अवरोध उत्पन्न किए सभी के लिए। तो इसीलिए समुद्र की तरह आंतरिक स्थल मार्गों में कार्य किया। स्थल मार्गों में तो होगा नहीं, वो स्थल मार्ग में उन्होंने किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया, उनके पास ताकत नहीं थी उतनी, इसलिए तीसरा ऑप्शन हटा दीजिए। तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है। बलूतेदार किसे कहा जाता है? दक्कन क्षेत्र के ग्रामीण सेवक और कारीगरों को बलूतेदार कहा जाता है। ठीक है। सल्तनत कालीन दिल्ली के इस्लामी राज्य में दिल्ली के सुल्तान और खलीफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खलीफा सुल्तानों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे, ये सही नहीं है। इसके बाद बाकी सारी चीजें सही है, मतलब सेकंड नंबर को छोड़ दीजिए आप, तो 1, 2 और 4 इसमें सही होगा। खलीफा तो अलग अलग स्थानों पे रहा करते थे, तो उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं था, वो उनसे कुतबे गढ़वाते थे, सिक्के ढलवाते थे, उनसे अनुमति लेते थे सुल्तान बनने की। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। विजयनगर साम्राज्य के सचिवालय के कौन से पत्रकार, गलत जोड़ी बताइए। माननीय प्रधान, ध्यान रखिएगा डी नंबर का जो आंसर है जिससे बड़ा टिक लिखा है वो माननीय प्रधान विदेश मंत्री, जो लिखा है विदेश मंत्री ना होकर गृह मंत्री था वो। तो विजयनगर साम्राज्य में रायसम सचिव को कहा जाता था, कर्णिमय लेखापाल को, मुद्राकर्ता कोषाध्यक्ष को। चौथा नंबर का जो आंसर है वो गलत है, तो ये सही आंसर, मतलब हमारा सही आंसर माननीय प्रधान विदेश मंत्री हो जाएगा। चलिए उसके बाद मुगल कालीन अकालों के समय होने वाले विनाश के संबंध में ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कंफ्यूजन में रखते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि अकाल के भयंकर होने का मुख्य कारण सम्राट के द्वारा जारी राहत समय पर नहीं पहुंच पाता था, ये कारण है। और मुगल कालीन अकालों के समय होने वाले बड़ी संख्या में लोग मारे गए, तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में मारे तो गए, क्योंकि अकाल जब भी पड़ा है हर बार मारे जाते हैं। तो पहला तो हमेशा सही होगा, तो कथन ए सही है, ए सही है, सी होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन पे,
ए असत्य होगा नहीं, मतलब ए और बी में से कोई एक होगा। तो जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है कि पहला आंसर होना चाहिए, तो इसे हम कंफ्यूजन के रूप में रखते हैं। ए और बी में से कोई आप लगाएंगे, अभी आप मॉडल आंसर आएगा तो थोड़ा सा और इस पे सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद मुगल काल में सरकार या जिले के प्रमुख अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। हुंडी का प्रयोग साख यानी बैंकिंग उत्पन्न करने के लिए करते थे उस समय भी, मतलब एक जैसे आज बैंकिंग होती है ना, जैसे हम किसी को उधार देते हैं पैसा, उसके बदले में ब्याज मिलता है, तो एक हुंडी एक प्रपत्र हुआ करता था, उसमें लिख करके देते थे और कुछ समय के बाद उस हुंडी को वापस लेते थे ब्याज के साथ। वापस करते समय ब्याज चुका करके उस हुंडी को अधिकार पत्र की तरह। तो साख उत्पन्न करने के लिए ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा सल्तनत कालीन वस्त्र उद्योग के संबंध में क्या सही है। कच्चा रेशम अफगान, ईरान आदि स्थानों से आयात किया था, ये गलत है। तीसरा नंबर का ऑप्शन गलत है। इसका मतलब है कि पहला खत्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक सेकेंड, सॉरी, ये उच्च कोटि के वस्त्रों की छपाई विदेशों में, ये सेकेंड नंबर गलत है, ये सही है। उच्च कोटि के वस्त्रों की छपाई विदेशों में करी जाती थी, ये गलत है, सेकेंड गलत है। सेकेंड पहले में है, बी में है और चौथे में, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नारनौल के धार्मिक संगठनों ने विद्रोह किया था औरंगजेब के धार्मिक नीति के खिलाफ, वो सतनामी होगा। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। सतनामी धर्म के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था औरंगजेब की नीति के खिलाफ। चलिए, दिल्ली के सुल्तानों ने धार्मिक और लौकिक संस्थाओं के उलमाओं को भूमि अनुदान किया गया। इसे मदद ए मास भूमि के नाम से जाना जाता है। मदद ए मास भूमि को, ठीक है, उलमाओं ने धार्मिक गुरुओं को, ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों ने जो अनुदान के रूप में जो भूमि दी गई उसे मदद ए मास कहा जाता था। ठीक है, मध्यकालीन व्यापारी वर्ग के संबंध में क्या सही नहीं। वनों के विनाश के लिए व्यापारी वर्ग ने वनों का विनाश तो नहीं किया, बाकी सारा काम किया। राजस्व भुगतान हुआ, कृषि उपज के विपणन के लिए इनको व्यापारी वर्ग को याद रखा जाएगा, ऋण देने के लिए याद रखा जाएगा, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अकबर के समय में कौन संगीतकार नहीं था? सोमनाथ। सोमनाथ जहांगीर के समय प्रसिद्ध संगीतकार थे, ध्यान रखना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ। आगे बढ़ेंगे। मकबरा निर्माण काल, लोधी शासकों के काल को मकबरा निर्माण काल कहा जाता है। उसके बाद फिर जब अलाउद्दीन खिलजी के काल में खूब अधिक विद्रोह होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए विद्रोह को जब उसने दबाने के लिए कारण खोजा, तो बहुत सारे कारणों में से एक कारण वेश्यावृत्ति मिला। इसलिए उसने वेश्यावृत्ति को पूरी तरह से बंद करवा दिया और वेश्यावृत्ति में लगने वाले अधिकांश महिलाओं का पुनः विवाह करवा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने वेश्यावृत्ति को अंत करने का प्रयास किया। मरियम उज जमानी मतलब मुमताज, ठीक है, उसका मुमताज महल उनकी उपाधि थी, शाहजहां ने दी थी। उनका असली नाम मरियम उज जमानी था। तो मरियम उज जमानी मतलब ताजमहल, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नादिर उल जमा की उपाधि एक प्रसिद्ध चित्र, बहुत सारे प्रसिद्ध चित्रकार थे जहांगीर के काल में, जहांगीर के चित्रकारी के काल को बड़ा अच्छा माना जाता है। तो उस्ताद मंसूर नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके बाद ये मध्यकालीन भारत में पराजय को निकट जानकर राजपूत महिलाओं को अग्नि में प्रवेश करने को जौहर कहा जाता था। ठीक है, 57 का जौहर। 58 को मैंने छोड़ा है फिलहाल, इसे आप समय लगेगा सर्च करने में, इसे ध्यान मत दीजिए। 59 नंबर पहुंच जाएंगे। तो ये तो एक कॉमन सवाल है, आप सबको आता है इसमें ना, तो एक पॉइंट को पकड़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद, तो बी का ऑप्शन 3 है। तो बी का ऑप्शन 3 या तो बी में होगा या तो सी में होगा। तो बाकी दो ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, तो एक का दो यहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दो ऑप्शन पकड़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद पहुंच जाइए तलवंडी, ननकाना साहिब जिसको कहा जाता है। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। फिलहाल अभी ये पाकिस्तान में स्थित है। ननकाना साहब तलवंडी एक जगह है, तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ब्रिटिश भारत पुलिस अधिनियम लागू किया था 1861 में। ये भी सामान्य सवाल है। अमृतसर की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में सही है। सतलज नदी को सीमा रेखा मानी गई थी और उसके उत्तरी हिस्से में जो हिस्से थे उनका प्रभुत्व स्वीकार किया गया था। वो अधिकार मतलब उस क्षेत्र की
उस क्षेत्र की जिम्मेदारी को उन्हीं का माना गया था, ये भी सही है। रणजीत सिंह ने पूर्व में अपने साम्राज्य को ना बढ़ाने का वादा किया था। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने अगर इस सवाल में उत्तर बोलता तो क्या होता, ये सही होता, लेकिन पश्चिम बोला तो उत्तर उत्तर की तरफ उनका हिस्सा था, इसलिए डी नंबर का आंसर जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। पश्चिम की ओर न बढ़ने का वादा नहीं किया था, उत्तर की ओर न बढ़ने का वादा किया था अंग्रेजों ने, इसलिए 62 का आंसर डी हो जाएगा। यूरोपीय सैनिकों को भारत लाना असंभव इसलिए है क्योंकि यूरोपीय सेना बहुत महंगी थी और कंपनी खुद के खर्चे वहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि पूरे भारत की जनसंख्या 40 लाख थी और 40 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, और 40 करोड़ की जनसंख्या को 5 लाख ब्रिटिशर्स ने कैसे कंट्रोल किया था? तो उसका सीधा सा जवाब है कि भारतीय सैनिकों की भर्ती की थी पुलिस और सेना में और वही हम पर कंट्रोल करते थे। तो यूरोपीय सैनिकों को यहाँ लाना बड़ा कठिन काम था, इसीलिए ये जो सेकंड नंबर का कथन है वो सही है। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ये भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से हुई थी, इसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। अंग्रेजों ने 1923 में पुर्तगालियों को हराकर उनके नगरों पर व्यापारिक केंद्र बनाए, इसमें कौन सा मेल सही है? 1923 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराकर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे, इसमें से कौन सा सही है? तो लगभग इसमें ऑप्शन को आप पकड़ेंगे तो लगभग यहाँ सी ऑप्शन के चांसेस हैं, थोड़ा सा इस पे मैं एकदम परफेक्ट श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी सी के होने के चांसेस अधिक रखिए क्योंकि ई और एफ सभी में है, उन क्षेत्रों को उन्होंने जीता था। तो ये 65 नंबर वाले सवाल को आप थोड़ा सा भी रख लीजिए, मैं कमेंट वगैरह में थोड़ा सा और सर्च करके इसको डाल दूंगा, लेकिन सी के होने के चांसेस ज्यादा है। थॉमस मुनरो के संबंध में कथनों का सही चयन कीजिए। सबसे लास्ट पॉइंट को देख लीजिए आप, ठीक है। मद्रास विश्वविद्यालय का संस्थापक नहीं था। 1857 के अधिनियम के तहत जो है तीनों प्रेसिडेंसियों में लॉर्ड केनिंग ने, ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम पास करके तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था, इसलिए मद्रास विश्वविद्यालय का संस्थापक था, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब चौथा ऑप्शन कहां पर है? ठीक है, देखिए पहले में और चौथे में दोनों नहीं होगा, सीधी सी बात है, 2-3 या 1-2-3। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों के साथ, ठीक है, थॉमस मुनरो ने लड़ाई की थी, तो सही है, पहला सही है। अब देखिए कि दो ऑप्शन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सभी में हैं, तो दो तो सही होगा, तो दो तो हमको सर्च करने की जरूरत नहीं है। और 1820 में उसे मद्रास का गवर्नर बनाया गया था, 1820 से लेकर 1827 तक वो मद्रास का गवर्नर रहा। तो ऐसी अवस्था में चौथा नहीं है लेकिन बाकी तीनों हैं, इसलिए इसका आंसर 1, 2 और क्या हो जाएगा? 3, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब सर सी आंसर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वाजिद अली शाह 1856 में विलय के समय अवध का नवाब थे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। मुजफ्फर जंग, अब इसकी पूरी लंबी चौड़ी कहानी, जब कर्नाटक का दूसरा युद्ध पढ़ेंगे आप तो उस कर्नाटक के दूसरे युद्ध में इस चीज को समझ पाएंगे। मुजफ्फर जंग ने क्या किया था? डुप्ले को, ठीक है, पूरे दक्षिण के हिस्से का गवर्नर नियुक्त कर दिया था ताकि उनकी वो मदद कर सके, ठीक है। तो इसका आंसर मुजफ्फर जंग हो जाएगा। 1937 का जब चुनाव हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे गोविंद वल्लभ पंत, इसलिए वहां गोविंद वल्लभ पंत सागर है। बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे नहीं बढ़े, समय नहीं देंगे उस पर। 1904 में कैसरहीन की उपाधि प्रदान की गई थी राजा रवि वर्मा को, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, आप एक पॉइंट को पकड़ेंगे तो सारी चीजें यहां पर आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एजुकेशन डिस्पैच की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन डिस्पैच स्थापित किया गया था, पहला का ए, ठीक है, 1825, दूसरा का बी। आप एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में 1854 में एजुकेशन डिस्पैच लाया गया था? तो तीसरा का सी होना चाहिए। तो तीसरा का सी कहां पर है? पहले पर है। अब पहले को लगाइए, आगे बढ़ जाइए, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पहले का सी, तो यहां ध्यान रखिएगा 72 वाले क्वेश्चन पे पहले का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए फिलहाल अभी इसको हटाते हैं।
औद्योगिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1813 में आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति ने इस प्रकार तेज किया था, ये भी सही है। ठीक है। तो वी औद्योगिकरण संबंध में पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। आगे 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय हैं। ये फेमस क्वेश्चन है। यहां से आप ऐसे बना सकते हैं, किसी एक को पकड़ेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में विवेकानंद ने की थी। तो तीसरा का डी ऑप्शन, तो तीसरा का डी ऑप्शन कहां पर है? एक ही ऑप्शन में है और वह है बी, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए, इसके बाद पहली बार जनगणना का प्रयोग किस साल किया गया था? लॉर्ड में 1971-72 में पहली बार जनगणना का प्रयोग किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 79 जो है उसको ही फिलहाल मैंने छोड़ा है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चनों के छोड़े जाने का कारण मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, पहले पूरा करते हैं वीडियो को। सही कालानुक्रम में जमाइए। तो अगर आप थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन पूरी कहानी आपको जाननी पड़ेगी। पूरी कहानी अगर समझ जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ। सबसे पहले 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में। नील विद्रोह हुआ 1859 में। दक्कन विद्रोह हुआ 1875 में। तो जाहिर सी बात है 55, 57 और 59, यानी 55 मतलब संथाल विद्रोह, तो पहले दूसरा ऑप्शन आएगा। सिपाही विद्रोह 57 मतलब चौथा ऑप्शन आएगा। नील विद्रोह 1859 और लास्ट में आ जाएगा दक्कन विद्रोह 1875, यानी चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा 80 का। ठीक है। इसके बाद श्री रामल्लू है ना, आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने 56 दिनों की हड़ताल की थी, भाषा को बेसिक बना करके, भाषा को आधार मानकर राज्य बनाने के लिए, और 97वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। तब जाकर के आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित किया गया। तो भाषा के आधार पर पहली मांग आंध्र के तेलुगु भाषी लोगों ने उठाई, पहला ऑप्शन। ठीक है। इसमें एक ऑप्शन को पकड़ेंगे, सारा चीज बन जाएगा। ठीक है। मित्र मेला की स्थापना प्रमदनाथ मित्र द्वारा की गई थी। तो ए का 2, तो ए का 2 सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो 83 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1930 की घटनाओं को सुमेलित कीजिए। आप एक चीज पकड़ेंगे, सबको नहीं पकड़ना है आपको। 18 अप्रैल 1930 को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था सूर्यसेन के द्वारा। ठीक है। बांग्लादेश में स्थित है ढाका, चटगांव। तो डी 18 अप्रैल 1930। अब देखिए डी का पहला, अब इसमें डी का पहला सिर्फ इस ऑप्शन में है और कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आप एक को पकड़ लेंगे तो सारा बन जाएगा, मतलब 84 का क्वेश्चन हो जाएगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समय, उसका आरंभिक उद्देश्य, शुरुआत में जब उन्होंने स्थापना की थी कांग्रेस की, तो उस अवस्था में औपनिवेशिक राज्य की मांग नहीं की थी, वो बाद में आया, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 85 का। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं का सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले वर्धा प्रस्ताव लाया जुलाई 1942 में। उसके बाद फिर कांग्रेस कार्य समिति को भारत छोड़ो, भाई वर्धा प्रस्ताव में पहले पेश किया भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए, इससे पहले वो आएगा। अब कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को, वर्धा प्रस्ताव जब हुआ था तो सभी ने चर्चा की और कहा कि हम अगली बार जो है कांग्रेस की मीटिंग बुलाएंगे और इसे वैधानिक तरीके से एग्री करवाएंगे कांग्रेस के तले। तो इसलिए पहले वर्धा प्रस्ताव आएगा और बाद में फिर क्या होगा, कांग्रेस कार्य समिति जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करेगी। इसलिए जुलाई के बाद 3 अगस्त। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो आप कहीं भी ऑप्शन अगर बनाना भी है तो 2 और 3 को पकड़ लीजिए, पहले 2 और बाद में 3 होगा। तो बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है। मतलब सॉरी, पहले 1 होगा फिर 3 होगा, सॉरी है ना, पहले 1 होगा और 3 होगा। तो 1 और 3 बी ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है। डी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि 3 पहले है और 1 बाद में है, तो बचा 2, इन दोनों में किसी एक को लगाना है। तो इसीलिए आप इसके हिसाब से चलेंगे। तो वर्धा प्रस्ताव पहला, उसके बाद फिर कांग्रेस कार्य समिति वाला तीसरा, उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा जयप्रकाश नारायण 9 अक्टूबर को भागे थे हजारीबाग जेल से। आखिरी में जब 1943 आए तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, जेल में अनशन शुरू कर दिया था।
तो ये सी नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा 86 का। उसके बाद कश्मीर के विलीनीकरण में भारत सरकार ने शुरू में ही बल और सेना का प्रयोग कश्मीर का विलय कर दिया था, तो पहला आंसर होगा इसका। ठीक है, द्वितीय शोधान किस जापानी अधिकारी ने तोजो के द्वारा सुभाष चंद्र बोस, और तोजो की कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, भारतीय और जापानी संयुक्त प्रयासों के सहयोग से ही आजाद हिंद फौज का गठन आगे संभव हुआ, तो इसका आंसर तोजो हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट को चुना गया था, और 1925 में, ठीक है, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो पहली भारतीय महिला जिसको राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था वो है सरोजिनी नायडू। तो 1925 हो जाएगा। ये सामान्य सवाल है और इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर किसने आपातकाल घोषणा, आपातकाल घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कौन है इसमें? ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ज्ञानी जैल सिंह तो राजीव गांधी के काल में हुए, है ना, डाक संशोधन अधिनियम 1986 जानते हो गए आप लोग। फखरुद्दीन अली अहमद ने, ठीक है, आपातकाल की घोषणा की थी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। इधर के जो सवाल हैं, आगे ध्यान रखिएगा, आगे के जो सवाल हैं वो थ्योरिकल सवाल है ना। तो उन क्वेश्चनों को आप बनाएंगे। लगभग 80 से 85 क्वेश्चन मैंने किया है, 83 से 85 क्वेश्चन मैंने ऑथेंटिक किया है। उन क्वेश्चनों में आप इस बात को समझिए कि लगभग सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है। मुश्किल से एक आधे दो क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन होगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था सीजी सेट कटअप, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जल्दी जल्दी हमको आंसर चाहिए। तो दिन भर के थके होने के कारण क्लास के एंड में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े कंफ्यूजन थे, तो वो सर्च करने का समय नहीं मिल पाया। सफिशिएंट है कि आप कम से कम इस वीडियो से 80 से 85 क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कौन से टॉपिक पे मैं आगे वीडियो बनाऊं इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सभी को शुभकामनाएं, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।